सरफेस टेंशन। पेन दूसरा ले रहा हूँ यार, येलो वाला काम नहीं कर रहा है क्या? ठीक चल रहा है, चलो आ जाओ। चलो भाई ये ठीक सर है। दूसरे कलर का पेन ले लीजिए। सर दूसरा चेंज कर लीजिए। ये ठीक है भाई, दिख रहा है क्या सर सबको? वाइट, सर वाइट, वाइट एकदम White? क्लियर रहता है। जी सर व्हाइट ले लीजिए। व्हाइट सही रहेगा सर, ब्लैक दिखेगा। ये ठीक है। जी सर। ठीक है ये, चलो आ जाओ, व्हाइट ही यूज करते हैं भाई, सब बोल रहे हैं व्हाइट ही यूज करेंगे। चलो सरफेस टेंशन। तो देखो, जब भी किसी लिक्विड में, जब भी किसी फ्लूइड में, एक्चुअली ये ऐश्वर्या, ये बोल्ड वाला जो है ना, ये बोल्ड वाला फीचर, ये मेरा पेन का जो निब है ना, इसको चेंज करना है मुझे। मुझे आता नहीं है कि चेंज कैसे किया जाता है। मैं देखता हूँ, आज आज मैं कर लूंगा इसको। ठीक है, इस पेन का निब अगर मैं चेंज करूंगा तो हाँ सर बोले। जहाँ इरेजर वगैरह निकालते हैं ना, शायद वहाँ पे होता है शायद बोल्ड करने का फीचर। यहाँ कहाँ पे है मुझे नहीं पता एक्चुअली। शायद टॉप वाला ऑप्शन है शायद। टॉप वाला नहीं, नहीं ये तो लेजर है। मैं देखता हूँ, आज मैं सीख लूंगा इसको। अब दिक्कत हो रही है मुझे भी, मुझे बहुत लोगों ने अभी इससे पहले वाले बैच में ही बताया कि थोड़ा सा ये डीप। मैं देखता हूँ। ठीक है, चलो मैं रेक्टिफाई कर लूंगा, नेक्स्ट क्लास से आपको दिक्कत नहीं होगी। एक्चुअली इसका पेन का निब का भी जो है ना, ये इसको भी हम चेंज कर सकते हैं, बट मुझे आता नहीं है चेंज करना। निब मेरे पास पड़ा पड़ा हुआ है, निब ढेर सारा रहता है इसका। ओके अनुष्का, ठीक है, चलो आ जाओ देखते हैं। तो एक होता है ये बल्क, ये बल्क मटेरियल होता है ना, ये बल्क, इसको जो वॉल्यूम, इस वॉल्यूम में बल्क में जो भी पार्टिकल रहेंगे उसे मैं बल्क बोलूंगा, बल्क। ठीक है, ये बल्क है और ये सरफेस है, बल्क एंड सरफेस। ठीक है, बल्क के अंदर कभी भी कोई मॉलिक्यूल जब आप फील करोगे ना, किसी भी मॉलिक्यूल को अगर आप वॉच करोगे भाई इस मॉलिक्यूल के साथ क्या हो रहा है, तो बल्क में जो मॉलिक्यूल्स रखे हुए होते हैं, ये सारे मॉलिक्यूल जो सराउंडेड होते हैं, ये सारे सेम मॉलिक्यूल से सराउंडेड होंगे। सपोज कर लो कि इस पूरे लिक्विड में कोई एक लिक्विड रखा हुआ है, वाटर रखा हुआ है, सपोज करो वाटर आपने रखा हुआ है। किसी भी अगर एक लिक्विड को अगर आप देखोगे तो वो दूसरे लिक्विड से सराउंडेड होगा, दूसरे लिक्विड मॉलिक्यूल से सराउंडेड होगा, सेम टाइप के मॉलिक्यूल से सराउंडेड होगा ना। अगर आप लिक्विड के बल्क में जाओगे, यानी अंदर जाओगे, इस वॉल्यूम के नीचे अगर आप आ रहे हो, तो किसी भी एक मॉलिक्यूल को जब आप पकड़ोगे तो क्या देखोगे भाई, ये जो अपने सराउंडिंग में जो मॉलिक्यूल्स हैं, सेम नेचर के मॉलिक्यूल है। सारे जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो सेम नेचर के मॉलिक्यूल्स होंगे, इसके चारों तरफ जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे। तो जो मॉलिक्यूल्स इसके चारों तरफ हैं वो लगा, तो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन भी लगता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा होता है। तो ये जो मॉलिक्यूल फील करेगा ना, वो चारों तरफ एक सिमिलर फोर्स फील करेगा ना, सेम फोर्स फील कर रहा होगा, एग्जैक्ट फोर्स सेम ये फील कर रहा होगा। जो अगर आप वॉल्यूम के नीचे अगर आप जाते हो तो होता है क्या, इस पे लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा? जीरो होगा। रिजल्टेंट, इस पे लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा? जीरो होगा। होगा ना जीरो? बताओ भाई, इस पे लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स जीरो होगा ना। ये जो बल्क में जो है। मैं नीचे, जब मैं नीचे गया हूँ, वॉल्यूम में मैं नीचे गया हूँ और किसी एक पार्टिकल, किसी एक मॉलिक्यूल को मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो इस मॉलिक्यूल के सराउंडिंग में जो भी मॉलिक्यूल्स हैं वो सिमिलर मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर ही होंगे। सारे के सारे वाटर मॉलिक्यूल्स इस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई लगा रहे होंगे। इस पे लगने वाला नेट फोर्स कितना होगा? जीरो होगा, क्योंकि सब कुछ सिमेट्रिकल है। इसका स्ट्रक्चर क्या है? सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल फोर्सेस लग रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन ये चीज है ना, सरफेस पे ये चीजें नहीं होती हैं। सरफेस पे यही डिफरेंट होता है। सरफेस पे क्या होता है, सरफेस के किसी भी मॉलिक्यूल को अगर आप वॉच करोगे तो क्या देखोगे, सरफेस के नीचे के जो मॉलिक्यूल, सरफेस के नीचे का जो पार्ट है और सरफेस के ऊपर का पार्ट है, वो दोनों दो अलग अलग पार्ट है। सरफेस का नीचे का जो पार्ट है वो इस मॉलिक्यूल को एक दूसरे फोर्स से खींचेगा अपनी ओर। सरफेस के ऊपर का जो पार्ट है दैट इज एयर होगा, या फिर लिक्विड वेपर्स होंगे, या फिर लिक्विड वेपर्स होंगे मान लो, या तो एयर होगा या तो फिर लिक्विड वेपर होगा। तो सरफेस का जो ऊपर का ये जो मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर एयर, इसका इंटरेक्शन किसके साथ हो रहा है? ऊपर में जाओगे तो इसका इंटरेक्शन एयर के साथ हो रहा है, एयर के साथ इसका इंटरेक्शन हो रहा है। और इसके नीचे आओगे तो इसका इंटरेक्शन लिक्विड के साथ हो रहा है। जो सरफेस पर कोई भी मॉलिक्यूल को अगर आप लोगे, यहाँ पर एक मॉलिक्यूल को ले लो, ये जो इससे ऊपर अगर आप देख रहे हो तो इसका सारा इंटरेक्शन किसके साथ हो रहा है? एयर पार्टिकल के साथ हो रहा होता है। इसके नीचे अगर कहीं भी आप जाओगे तो देखोगे कि भाई इसका इंटरेक्शन जो है वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ हो रहा है। नीचे वाला जो फोर्स है ना वो ज्यादा लगाएगा, नीचे का जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो इस पे ज्यादा फोर्स लगाएंगे, क्योंकि ये काफी डेंस होते हैं भाई। और एयर या फिर लिक्विड वेपर ये बहुत ही लो डेंस होता है।
तो अल्टीमेटली ये जो ऊपर का सारा कोई भी एटम, कोई भी मॉलिक्यूल को अगर आप कंसीडर करोगे ना, तो एक रिजल्टेंट नीचे की ओर एक फोर्स ये फील कर रहा होता है, रिजल्टेंट एक नीचे की ओर फोर्स फील कर रहा होता है, ठीक है। रिजल्टेंट इनवर्ड फोर्स, रिजल्टेंट इनवर्ड रिजल्टेंट इनवर्ड फोर्स ये फील करता है सरफेस पर का मॉलिक्यूल, और अंदर के मॉलिक्यूल में यही अंतर होता है। सरफेस पर का मॉलिक्यूल जो होता है ना, वो एक हमेशा एक रिजल्टेंट इनवर्ड फोर्स फील कर रहा होता है, जबकि अंदर के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं। रिजल्टेंट का कहने का मतलब है कि इस पे लगने वाले सारे फोर्सेस, अनुष्का, जैसे कि जब आप अंदर चले गए, जब आप पानी के वॉल्यूम में आप खड़े हो, वॉल्यूम में अगर किसी मॉलिक्यूल को अगर आप देख रहे हो, तो इसके चारों ओर क्या होगा, मॉलिक्यूल्स होंगे, इसके चारों ओर भी पानी के मॉलिक्यूल्स ही होंगे, इसके चारों ओर पानी के मॉलिक्यूल्स होंगे, सारे मॉलिक्यूल्स। अब ये सारे मॉलिक्यूल्स इस पे अपनी ओर फोर्स लगा रहे होंगे, सारे मॉलिक्यूल्स इसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे होंगे क्या? इनके बीच में मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसके कारण सॉलिड्स होते हैं, लिक्विड लिक्विड होता है, और गैसेस में ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही वीक होते हैं, जिसके कारण वो गैस होते हैं, उनमें अट्रैक्शन बहुत कम होता है, तो वो फैल जाते हैं, पूरा का पूरा वॉल्यूम एक्वायर कर लेते हैं। इसका रीजन ये मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही होता है ना, ये तो पता है सबको। तो ये मॉलिक्यूल के आसपास जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे इसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये फोर्सेस क्या है, सिमेट्रिकल है क्या? सारे फोर्सेस सिमेट्रिकल फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोर्स है ना, सिमेट्रिकल सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोर्स है क्या? हर तरफ से ये जो मॉलिक्यूल है, जो बीच वाला मॉलिक्यूल है, ये चारों तरफ से सेम फोर्स फील कर रहा है, सिमेट्रिकल। तो रिजल्टेंट जो होगा, यानी कि नेट फोर्स जो होगा ना, नेट फोर्स जीरो होगा, या फिर रिजल्टेंट बोल लो, रिजल्टेंट फोर्स जो ये फील कर रहा होगा वो कितना होगा, जीरो फील करेगा। ये जो मॉलिक्यूल है, ये वाला मॉलिक्यूल रिजल्टेंट जीरो फोर्स फील करेगा। ठीक है, समझ में आया? अब यही बात, अब ये जब यहाँ पे आओगे तो इसके साथ ये नहीं होता है, सरफेस पे किसी भी मॉलिक्यूल के साथ ऐसा नहीं होता है। सरफेस का जो मॉलिक्यूल है, ये जो मॉलिक्यूल है, इस पे नीचे वाटर मॉलिक्यूल इसको खींच रहा है, नीचे में कौन खींच रहा है इसको, वाटर मॉलिक्यूल खींच रहा है। ऊपर जब ये आता है तो ऊपर में इसको एयर मॉलिक्यूल खींच रहा है, एयर मॉलिक्यूल इसको हल्के से खींच रहा होता है। इसका फोर्स बहुत कम होता है, क्योंकि ये बहुत लाइटली डेंस होता है। एयर जो होगा या फिर लिक्विड वेपर जो भी होंगे इसके ऊपर वाले सरफेस पे, ये बहुत ही लाइटली डेंस होते हैं, इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना नहीं रहेगा। लेकिन ये सेम पार्टिकल नीचे वाले होंगे, इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। तो दिस, तो सरफेस टेंशन को हम डिफाइन करते हैं, दिस असिमेट्रिकल, द असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, द असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, asymmetrical distribution of force, asymmetrical distribution of force is responsible for surface tension। surface tension समझ में आया? कहाँ से आया, कैसे आया? यही वो कारण है कि सरफेस टेंशन अराइज होता है। सरफेस टेंशन कैसे अराइज हुआ, सरफेस टेंशन कैसे अराइज हुआ, समझ में आया? सबसे पहले जब पानी के अंदर के मॉलिक्यूल्स को आप देखोगे, इस पे लगने वाले सारे फोर्सेस जीरो होंगे, ये पानी पे लगने वाला नेट रिजल्टेंट फोर्स क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। लेकिन सरफेस के टॉप पे जब आप आते हो ना, तो टॉप पे जब टॉप का जो सरफेस होता है, सरफेस के ऊपर का भाग, उस पर दूसरी तरह से फोर्स लगा रहा होता है, और उसके नीचे के जो हिस्से में है वो उस पर दूसरी तरह से फोर्स लगा रहे होते हैं, और अल्टीमेटली इसके पास एक नेट फोर्स आता है, नेट रिजल्टेंट डाउनवर्ड फोर्स आता है, जिसके कारण ये क्या फील करता है, एक सरफेस टेंशन फील करता है। सरफेस टेंशन कहने का मतलब है कि ये ऊपर का जो लेयर होता है ना, जो पानी का, जो बीकर, आप मान लो बीकर में आप पानी रखे हो, कटोरे में आप पानी, एक बॉल ले लो, बॉल में आप पानी रखे हो, तो पानी के ऊपर का जो सरफेस है ना, उस सरफेस पे ना एक एक परत बन जाता है, एक झिल्ली टाइप का बन जाता है, मेम्ब्रेन, बायोलॉजी में अगर आपने पढ़ा होगा मेम्ब्रेन, तो जी। एक मेम्ब्रेन बन जाता है, एक मेम्ब्रेन जैसा वो बन जाता है। तो अगर आप इसी तरह से अगर आप देखोगे ना, इस पे अगर आप इसी पे अगर आप एक कील भी रखोगे, कील क्या होता है, जो जो लोहे का एक मेटल होता है, मेटल जो होता है वो तो पानी से ज्यादा डेंस होता है, वो पानी में डूब जाता है, पता है ना आपको, मेटल लोहा होगा वो डूब जाएगा पानी में। लेकिन लोहे को अगर आप जेंटली अगर आप उस पर रखोगे ना, एक हल्के से लोहे को, छोटे पतले हल्के से लोहे को अगर आप जेंटली अगर आप उस पानी पे भी रखोगे ना, तो वो थोड़ा देर छहला रहता है, क्योंकि वो अभी फिलहाल क्या है ना, कि उस पर एक झिल्ली बना हुआ है, वो पूरा का पूरा ना एक एक लेयर बना के रखता है, एक टेंशन में रहता है वो। जैसे रबर को आप खींचते हो ना, तो वो टेंशन में ही रहता है, बिल्कुल वैसे ही ये अपने आप में पूरा का पूरा तनाव में बना रहता है। ठीक है, एक मिनट रुको।
या एग्जैक्टली एग्जैक्टली राइट 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 राइट। ये चींटी भी जो चींटी जो चलती है ना, जब पानी पे, जब चींटी या जानवर कोई भी जो चलता है ना पानी पे, जो मतलब जानवर नहीं चलता है, मतलब चींटी वीटी जो भी हल्का जो होता है वो जब चलता है ना, तो उसके कारण भी यही होता है, उसका भी कारण यही होता है। वो क्या होता है कि अगर मान लो कि ये लेयर, मान लो कि ये सरफेस है, यहाँ पे अगर चींटी है, इसका मान लो ये दो टांग है, तो एक्चुअली क्या होगा कि अगर ये पूरा पानी है ना, अगर ये पूरा पानी है, ध्यान से समझो, अगर ये पूरा पानी है तो बीच में अगर वो टांग अपना, टांग वो तो फोर्स तो लगाएगा तभी तो आगे बढ़ेगा ना, तो वो अगर टांग लगाएगा ना पानी में, तो पानी हल्का सा बेंड करेगा, बेंड करेगा और वो आगे बढ़ जाएगा। लेकिन अगर ये बेंड ज्यादा फोर्स लगा दिया ना उसने, तो ये पानी, ये झिल्ली जो होती है, जो मेम्ब्रेन होगा ना, मेम्ब्रेन फट जाएगा। ठीक है, तो अगर वो जो मान लो कि मैं कील के बारे में आपको बता रहा था ना, तो कील को अगर आप जेंटली अगर आप रखोगे ना, हल्के से अगर आप रखोगे कील को ना, तो वो रहता है, वो डूबेगा नहीं। लेकिन अगर वही अगर आपने एक बार हल्का सा ज्यादा डिस्टर्ब अगर कर दिया उस पानी के लेयर को, सरफेस को ज्यादा डिस्टर्ब कर दोगे, तो कील डूब जाए। कील को तो डूबना ही है, कील को तो डूबना ही है, कील तो रहेगा नहीं। बट एक कारण ये भी होता है कि वो जो सरफेस है ना, सरफेस सारा टेंशन में आता है, सरफेस सारा टेंशन में रहता है, उस पर एक तनाव बना हुआ रहता है, सारे लेयर से एक दूसरे को खींच रहे होते हैं, सारे लेयर से एक दूसरे को खींच रहे होते हैं। अगर ये सरफेस का, अगर ये आप ये लेयर है ना, मान लो कि ये अगर सरफेस का लेयर है, ये सरफेस था, ये सरफेस है ना, इस सरफेस को मैं ऐसे अगर दिखाऊं, सपोज करो कि इस सरफेस को मैं ऐसे दिखा रहा हूं, तो होता क्या है, सरफेस पे हो रहा, सरफेस पे जो भी बात कर रहे हैं वो सरफेस की बात कर रहे हैं, सरफेस के नीचे नहीं, सरफेस पे क्या हो रहा होता है। तो सरफेस के किसी भी एक लेयर को अगर आप मान लो कि ये एक इमेजनरी लाइन मैंने एक ड्रॉ किया है, मैंने एक इमेजनरी लाइन मैंने एक ड्रॉ किया हुआ है, इमेजिनरी, मैंने एक इमेजनरी लाइन ड्रॉ किया। ठीक है, तो इस लाइन के, अब ये होता क्या, इधर का जो भी फोर्स है ना, हाँ ठीक है, तो इसमें मैं ये बता रहा हूँ, इस पूरे स्लाइड में मैं यही बता रहा हूँ कि भाई जो टॉप का जो सरफेस पर का जितना मॉलिक्यूल होगा ना, उसके पास जो फोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो अनइवन होगा, अनइवन फोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, असिमेट्रिकल, असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन कह लो, या फिर अनइवन, ये अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है ना, अनइवन, सिमेट्रिकल नहीं होता है ना। सरफेस से नीचे जाओगे, जैसे ही आप नीचे जाओगे, ये सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल होता है बेसिकली, इसके पास कुछ नेट फोर्स इसके पास बचता नहीं है। ठीक है, समझ में आया? चलो, तो मैं इस सरफेस की बात कर रहा हूँ, अब मैं सरफेस पे आ गया, मैं सरफेस की ही बात करूंगा, मतलब इस पूरे चैप्टर में सरफेस का ही बात करना होता है, सरफेस का मैं बात कर रहा हूँ। सरफेस पे क्या हो रहा है, सरफेस पे मैंने एक इमेजनरी लाइन मैंने ड्रॉ किया, सरफेस पे, इस सरफेस पे मैंने एक इमेजनरी लाइन ड्रॉ किया। होता क्या है, इस सरफेस का ये लेयर दो हिस्से में बढ़ चुका है, एक ये हिस्सा है और एक ये हिस्सा है, दो हिस्सा बन गया। एक्चुअली में होता क्या है, ये जो ये हिस्सा है ना, इस तरफ का पूरा हिस्सा इस तरफ के पूरे हिस्से को अपनी ओर खींच रहा होता है, इस तरफ का पूरा हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा है ना, वो इस तरफ के हिस्से को अपनी ओर खींच रहा होता है। ठीक है, फोर्सेस से। और ऐसे ऐसे सिर्फ मैंने एक लाइन ड्रॉ किया है ना, ऐसे ऐसे एक लाइन नहीं, ऐसे ऐसे इन्फिनाइट लाइंस होंगे। अगर ये मेरा सरफेस है तो ये भी तो एक लाइन है, ये भी एक लाइन है ना, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, सारे लाइंस है। तो होता क्या है, इस तरफ का जो लेयर होगा, इस तरफ का जो लेयर होगा वो इसको खींचेगा, इस तरफ का लेयर होगा वो इसको खींचेगा, इस तरफ का जो लेयर है वो इस तरफ के लेयर को खींचेगा अपनी ओर। ठीक है, इस तरफ का जो लेयर है वो इस तरफ के लेयर को अपनी ओर खींचेगा। तो ऐसे करते करते जो होता है ना, सब में पूरे के पूरे सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स है ना, वो टेंशन में रहते हैं, उनमें एक खिंचाव पैदा रहता है। वो एक स्ट्रेच्ड रबर की तरह होते हैं, एक स्ट्रेच्ड रबर होता है ना, बिल्कुल एक स्ट्रेच्ड रबर की तरह वो फील करते हैं, स्ट्रेच्ड रबर की तरह होते हैं। जो सब सरफेस जो होता है ना, वो स्ट्रेच्ड रबर की तरह होता है। समझ में आया टेंशन कहाँ से आ रहा है, इसके पास टेंशन आ क्यों रहा है, कहाँ से आ रहा है, समझ में आ रहा है? और रिस्पॉन्सिबल कौन है इसके लिए, जो सरफेस टेंशन है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? सरफेस टेंशन के लिए रिस्पॉन्सिबल, और सरफेस टेंशन होता सिर्फ लिक्विड में ही है, गैस में नहीं हो सकता है ना, गैस के पास कोई सरफेस नहीं होता है। पता है आपको, गैस के पास कोई सरफेस नहीं होता है, गैस डजंट हैव सरफेस। गैस के पास सरफेस हो सकता है क्या भाई, बताओ, गैस के पास सरफेस हो सकता है क्या, बताओ? नो सर। नो सर। नहीं ना, जैसे कि गैस का वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है ना। मैं अगर इस रूम में अगर मैं पानी गिराऊंगा, पानी का लेवल मैं इतना रखता हूँ, मान लो कि मैं 1000 लीटर मैंने पानी गिरा दिया, इसमें 1000 लीटर पानी मैंने गिराया, पानी इतने हाइट पे आकर के अपना एक सरफेस बना लेगा, इतना हाइट पे आकर के पानी अपना एक सरफेस बना लेगा। अगर मैं इस रूम में मैं 10 किलो गैस में रिलीज कर देता हूँ, एलपीजी का सिलेंडर वाला गैस, मान लो कि, हाँ मान लो कि इसमें मैं 10 किलो गैस रिलीज कर देता हूँ, तो गैस का सरफेस क्या ही होगा, ये गैस पूरे वॉल्यूम को एक्वायर करेगा ना, गैस का सरफेस कहाँ से आएगा? गैस के पास कोई सरफेस नहीं होता है। सरफेस जो होता है
राइट। सरफेस जो होता है वो लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है, लिक्विड के पास ये खासियत होती है, सरफेस वो बनाता है जिस शेप में जा, शेप इसका फिक्स नहीं होता बट वॉल्यूम फिक्स होता है। अब गैस के साथ प्रॉब्लम ये है कि उसके पास उसका वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता है, तो गैस के पास सरफेस नहीं होता है, सरफेस लिक्विड के पास होता है, टेंशन लिक्विड के पास आएगा, सरफेस गैस के पास टेंशन नहीं रहता है। ठीक है, जो सरफेस टेंशन का जो कॉन्सेप्ट है वो लिक्विड के लिए डिफाइंड है, गैस के लिए नहीं है, गैस के पास सरफेस ही नहीं है। इस वॉल्यूम में रखोगे ये पूरा एक्वायर कर लेगा, सरफेस कहाँ से आएगा? इस रूम में रखोगे पूरा रूम वो एक्वायर कर लेगा, सरफेस नहीं रहेगा। रूम छोटा करोगे छोटे रूम को एक्वायर करेगा, बड़ा रूम करोगे बड़े रूम का एक्वायर करेगा। तो गैस डजंट हैव सरफेसेस। ठीक है चलो अब मैं इस पे बात कर रहा हूँ, आ जाओ। सॉलिड में होगा, सॉलिड में होगा, लेकिन सॉलिड तो बहुत ही ज्यादा, सॉलिड में तो अलग अलग ही फोर्स हो गया ना, सॉलिड के फोर्सेस तो अलग ही हो गया। सरफेस टेंशन सॉलिड के लिए डिफाइन नहीं करेंगे, सॉलिड के लिए क्यों डिफाइन करेंगे? सॉलिड का तो इतना डेंस, उसका मॉलिक्यूल्स का फोर्स बहुत हावी होता है। सॉलिड्स के मॉलिक्यूल्स का जो फोर्स होगा उसको जो सरफेस करके के मॉलिक्यूल्स के फोर्सेस से कोई फर्क ज्यादा नहीं पड़ेगा, जो सॉलिड होगा वो। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के, लिक्विड के फोर्स और जो सरफेस पर के एयर का फोर्स के कारण जो लग रहा होता है, जो मॉलिक्यूल को, देखो यहां से, देखो ये अगर लिक्विड है तो यहाँ का फोर्स जो है ना, यहाँ का मॉलिक्यूल जो है ना, वो इसके कारण और इसके कारण एक अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोर्स होगा। ठीक है, और उसका कुछ मैग्नीट्यूड होगा, वो बराबर, ये दोनों जो है ना थोड़ा सा डिफरेंस कम होगा। लेकिन कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट है, सॉलिड ऑब्जेक्ट के ऊपर यहाँ पे एयर है, तो ये एयर इसको कितना ही अट्रैक्ट कर लेगा अपनी ओर, अपनी ओर इसको कितना ही अट्रैक्ट कर रहा होगा। यहाँ पे मॉलिक्यूल है, मान लो कि सॉलिड ऑब्जेक्ट है, सॉलिड के पास ये मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल को एयर अट्रैक्ट कर रहा होगा, कितना ही कर लेगा। ये सॉलिड है ना भाई, ये सॉलिड है, इसके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस खुद ही इतने ज्यादा अट्रैक्टेड हैं कि इसको इसको एयर कितना ही अट्रैक्ट कर लेगा। लेकिन लिक्विड में ऐसा नहीं होता है ना, लिक्विड में ये जो है, हाँ लिक्विड का ये जो, लिक्विड का जो एयर का जो फोर्स है, जो एयर अपनी ओर खींच रहा होगा या फिर लिक्विड अपनी ओर खींचता है, इसका थोड़ा फर्क पड़ता है, बट सॉलिड में फर्क नहीं पड़ता। सॉलिड के इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत हाईली अट्रैक्टिव होता है। मैं बात कर रहा था सरफेस पे, इस सरफेस को मैं उठा के ले आया, ये जो सरफेस है ना, ये लिक्विड का जो सरफेस है, सरफेस को मैं उठा के ले आया, सरफेस पे कोई भी एक मैं इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, तो होता क्या है, जो एक तरफ का लेयर होता है वो दूसरी तरफ को लेयर को अपनी ओर खींच रहा होता है। ये जो लेयर है ये इसको अपनी ओर पुल करेगा, ये जो लेयर है ये इसको अपनी ओर पुल करेगा, कुछ ऐसे पुल कर रहा होता है। दिस इज फोर्स और दिस इज फोर्स। और देखा ये गया है कि ये जो एफ है, जो फोर्स जो पुल कर रहा है, जो आपने लाइन ड्रॉ किया हो इमेजिनरी, इस लाइन के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, इस प्रोपोर्शनलिटी को हटा के आप एस देते हो, सरफेस टेंशन, दिस इज एस। अल्टीमेटली सरफेस टेंशन को आप डिफाइन करते हो फोर्स पर यूनिट लेंथ, दिस इज योर सरफेस टेंशन। ठीक है, ये क्या होता है, ये परपेंडिकुलर, और ये फोर्स होता क्या है, फोर्स इज परपेंडिकुलर। ये जो फोर्स आपने अप्लाई, ये जो फोर्स जो लगा रहा होता है एक लेयर, एक पार्ट, ये पार्ट वन है, ये पार्ट वन है और ये पार्ट टू है, ये पार्ट टू है। पार्ट वन पार्ट टू को अपनी ओर खींचेगा, पार्ट टू पार्ट वन को अपनी ओर खींचता है। ठीक है, एंड दिस फोर्स इज परपेंडिकुलर, इज perpendicular to the line joining them, perpendicular to the line and tangent to the surface, tangent, tangential। परपेंडिकुलर मतलब ये जो लाइन जो इमेजिनरी, अच्छा 90 हाँ ये जो लाइन आपने जो ड्रॉ किया ना, जो सरफेस है, सरफेस पे जो लाइन आपने ड्रॉ किया, ये सरफेस था, सरफेस पे आपने एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किया, तो लिक्विड को आपने दो हिस्सों में बांट दिया, एक इस साइड का हिस्सा हो गया ये और दूसरा हिस्सा हो गया ये। इस तरफ का हिस्सा जो है वो इस तरफ के फोर्स को अपनी ओर खींच रहा है, इस तरफ के लिक्विड को, सारे लिक्विड को अपनी ओर खींच रहा है। ठीक है, इस तरफ का ये जो लिक्विड है वो दूसरे हिस्से को अपनी ओर खींच रहा होता है। और ऐसा हर जगह हो रहा होता है ना, एक छोटे से छोटा भी लाइन आप ड्रॉ करोगे वहां भी आपको ये देखने को मिलेगा, और बड़ा लाइन ड्रॉ करोगे वहां भी देखने को मिलेगा, यहाँ देखने को मिलेगा, वहां देखने को मिलेगा, हर तरफ ये लाइन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, कहीं भी, और हर लाइन पे, हर लाइन पे कोई भी लाइन, मान लो ये लाइन ड्रॉ किया, तो ये जो हिस्सा है ये इस बड़े हिस्से को अपनी ओर खींच रहा होगा। ठीक है, बड़ा हिस्सा जो है इस छोटे वाले को अपनी ओर खींच रहा होता है। अल्टीमेटली ये पूरा का पूरा सिकुड़न, पूरा का पूरा तनाव आता है, यही वो कारण है जिसके कारण ये तनाव में रहता है, जो सरफेस के तनाव में होने का कारण यही है।
सारा हिस्सा की कोई भी लाइन आप ड्रॉ कर लो, उस सरफेस पे आप कोई भी लाइन जो आपकी मर्जी वो इमेजिनरी लाइन आप ड्रॉ कर लो, आप देखोगे कि उसके दो हिस्से होते हैं, एक हिस्सा दूसरे को पुल करता रहता है। सारे अब पूरा अब उस सरफेस पे कितने लाइंस आप ड्रॉ कर सकते हो, इन्फिनाइट लाइंस आप ड्रॉ कर सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ कि सारे हिस्से एक दूसरे को खींच ही रहे हैं, सारे में एक पुलिंग फोर्स लगा हुआ है, सारे में टेंशन आ रहा है, ठीक है, सारे में एक तनाव बना हुआ है, वो बिल्कुल वो रबर की तरह स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह काम करता है, एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन। गुब्बारा होता है ना, गुब्बारा, मान लो कि गुब्बारा आपने फुला रखा है, गुब्बारा क्या है, एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन है, वो पूरी तरह से तनाव में है ना, गुब्बारा को आपने फुला रखा है, पूरी तरह से फुला रखा है गुब्बारा को, वो तनाव में है। आपने एक हल्का सा निडल भी लगाया ना, वो पूरा का पूरा गुब्बारा फूट जाता है। बिल्कुल यहाँ भी वही हो रहा होता है। मैंने आपको बताया इस पूरे सरफेस पे एक लोहे की आप एक कील भी रख सकते हो, कील को आप जेंटली पुश करना, इस पे आप जेंटली हल्का सा ले आकर उसको आप रख देना, ये रह जाएगा वहां पे। क्योंकि अभी ये झिल्ली ये जो मेम्ब्रेन बना हुआ है इसके सरफेस पे, ड्यू टू सरफेस टेंशन जो बना हुआ है, ये इसको अपनी ओर रखेगा, अपने पे रखेगा, लेकिन जरा भी अगर आपने हलचल किया तो अगर एक बार ये नीचे हल्का सा उतरा ना, तो फिर ये फोर्स ऑफ टेंशन जो सरफेस टेंशन जो सरफेस पे है, ये जो सरफेस टेंशन सिर्फ सरफेस पे ही है ना, सरफेस से हल्का भी नीचे उतरोगे तो ये सरफेस टेंशन आपको देखने को नहीं मिलेगा ना। क्यों? जैसे ही नीचे उतरोगे क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि फिर जैसे ही इसके नीचे आया ना, उसके पास जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सिमिलर मॉलिक्यूल्स हैं, सारे मॉलिक्यूल सेम वाले ही हो जाते हैं। जैसे ही इससे इससे एक इंच क्या मतलब कि क्या ही बोला जाए, मॉलिक्यूलर लेवल पे आप नीचे आओगे ना, इस सरफेस के मॉलिक्यूलर लेवल पे भी अगर आप नीचे आओगे हल्का सा नीचे, 10⁻⁻, 10⁻⁻, मान लो माइनस 12 मीटर के नीचे भी अगर आप आओगे ना, इस सरफेस के नीचे, तो वो फोर्स फिर बराबर लगने लगता है। ये सरफेस ही ऐसा होता है जो कि फोर्स जिस पे अनइवन फील होता है सरफेस पे। इस सरफेस के हल्का भी अगर आप नीचे आओगे ना, तो ये मॉलिक्यूल जो भी यहाँ पे मॉलिक्यूल है, वो सारे मॉलिक्यूल्स इवन फोर्स फील कर रहे होते हैं। क्योंकि इस मॉलिक्यूल्स के चारों ओर जो होता है ना, वो वाटर मॉलिक्यूल ही रहेगा। इस मॉलिक्यूल के चारों ओर वाटर मॉलिक्यूल ही है, इसके चारों ओर वाटर मॉलिक्यूल ही है, हर जगह वाटर मॉलिक्यूल ही है, ठीक है। या एक फर्मी होता है एग्जैक्टली, तो 10⁻⁻12 -13 ले लो, -13 -14। सोचो कि ये सरफेस से कितना ही हल्का सा नीचे गए हो ना, एकदम हल्का, एकदम माइन्यूट हल्का गए ना, तो फिर सरफेस टेंशन वहां नहीं मिलता है। क्योंकि वहां के पार्टिकल जो होते हैं वो वापस से अपने जैसे मॉलिक्यूल से ही घिर जाते हैं, और अपने जैसे मॉलिक्यूल से घिर जाएंगे तो लगने वाला फोर्स सिमेट्रिकल होगा, लगने वाला फोर्स सिमेट्रिकल होगा, तो उस मॉलिक्यूल पे लगने वाले सारे फोर्स जीरो हो जाएंगे। सरफेस टेंशन का कॉन्सेप्ट वहां नहीं आएगा। सरफेस टेंशन सिर्फ सरफेस पे ही आता है और कहीं नहीं आएगा, नीचे नहीं आएगा। थोड़ा भी नीचे जाओगे सरफेस टेंशन नहीं आएगा, ठीक है। डिफिनेशन समझ में आया? इसका यूनिट क्या होगा भाई? न्यूटन पर मीटर। क्लियर? बताओ भाई, यहां तक समझ में आया क्या सबको? समझ में आया सरफेस टेंशन अराइज कैसे हो रहा है भाई, कैसे आ रहा है, कहां से आ रहा है सरफेस टेंशन? क्लियर? सर बोलो उसको। सर टेंजेंशियल टू द क्या है? टेंजेंशियल, अच्छा मैं लिखा नहीं हूँ, टेंजेंशियल टू द सरफेस, टेंजेंशियल टू द सरफेस है। मतलब ये जो फोर्स लगने वाला होगा ना वो टेंजेंशियल लगेगा, जो भी लगेगा टेंजेंशियल लगेगा, चाहे जिधर भी लगना है लगे, लेकिन सरफेस के टेंजेंशियल ही लगेगा। पहला तो ये है। और जो भी लाइन अगर आपने इमेजिन कर रखा है, कोई भी लाइन आप सोच लो, जो आपकी इच्छा है वो लाइन आप सोच लो, उस लाइन के परपेंडिकुलर ही लगेगा। और ऐसे ऐसे इनफाइनाइट लाइंस भी होंगे उस सरफेस पे, ऐसे ऐसे इनफाइनाइट लाइंस होंगे। और यही इनफाइनाइट लाइंस जो रियल में आप फील कर लो ना, कि मान लो कि सब के सब जो है ना वो खींच ही रहे हैं एक दूसरे को, तो यही वो कारण है कि वो एक एक परत बना लेता है वहां पे, पूरा एक परत बना लेता है। और उस परत पे जैसे बिल्कुल बलून जो होता है ना, बलून, पूरा बलून स्ट्रेच्ड है, पूरा बलून एक स्ट्रेच्ड बलून है, आपने पूरा फुला रखा है उसको। उसमें हल्का सा पिन अगर आपने कहीं भी मारा ना, हल्का सा पिन अगर आपने मारा तो पूरा बलून फट जाता है। बिल्कुल वही यहाँ हो रहा था। मेम्ब्रेन, ये एक मेम्ब्रेन बनाता है। मैंने आपको बोला कि यहाँ पे एक कील रख दो आप, लेकिन हल्का सा अगर आपने यहाँ पे पिन मारा ना, तो ये मतलब मान के चलो कि मेम्ब्रेन फट जाएगा और अल्टीमेटली इसको डूबना ही है। अब इसको इसको ये जो कील था, इसको कोई और लेयर अब नहीं रोकेगा ना, ये लिक्विड का कोई और लेयर अब इसको नहीं रोक सकता है, क्योंकि सबके पास लगने वाले फोर्सेस बराबर है। यहाँ पे भी इसके पास सारे मॉलिक्यूल सेम थे, यहाँ आएगा, यहाँ भी सारे मॉलिक्यूल सेम है, सबके पास फोर्स बराबर लग रहा है। अब ये रुकने वाला नहीं है, ठीक है। इसको यही एक था जो कि रोक सकता था, क्योंकि ये पूरा का पूरा एक मेम्ब्रेन बना रखा है, टाइट है, पूरा जो है तनाव में खींचा हुआ रहता है, ठीक है। चलो आ जाओ। इसको आप और भी एग्जांपल से आप देख सकते हो। देखो सपोज करो कि आप एक
आप एक रिंग ले लो, आप एक रिंग ले लो, लोहे का आप एक रिंग ले लो, वायर का रिंग ले लो, कोई भी वायर का आप एक रिंग ले लो। इस वायर के रिंग को आप क्या करो, एक सोप के सॉल्यूशन में, साबुन के सॉल्यूशन में डुबाओ, डुबा करके बाहर निकालो। वही जो हम लोग बचपन में वो जो डब्बा उब्बा खेलते नहीं रहते थे, डब्बे में डाले और उसको फुलाया जा रहा है, बिल्कुल वही है। वो एक रिंग रहता था ना, उस रिंग को हम सोप के सॉल्यूशन में डुबाया करते थे। तो बिल्कुल वही काम करना है। एक रिंग को आप सोप के सॉल्यूशन में डुबाओ, यहाँ पे एक सोप फिल्म बनता है। सोप के जब डब्बे में डुबाओगे तो ये कुछ ना एक सोप का फिल्म बनेगा ना, सोप फिल्म। ठीक है। अब आप क्या करो, इस पे एक वेट थ्रेड, एक गीला थ्रेड, रस्सी ला करके इस पे जेंटली आप रखो। एक गीला रस्सी, रस्सी लो, उसको भिगा दो, भिगा करके जेंटली उसको आप अच्छे से ला करके इस पे आप रखो। आप क्या देखोगे, आप क्या देखोगे, ये ना एक इरेगुलर शेप में जो रस्सी है ना, वो कुछ इरेगुलर शेप में ऐसे ऐसे इस पे पड़ा रहेगा। रस्सी किस पे है, ये सोप बबल पे है। सोप बबल पे मैंने लाके इसको रख दिया। ठीक है, ये कुछ इस शेप में आया। अब आप क्या करो, अभी तो ये इस शेप में है ना, अब आप क्या करो, अब आप एक निडिल लो, निडिल लेकर के यहाँ पे आप होल कर दो, यहाँ इस सोप बबल पे, सोप बबल पे वो भी में जो रस्सी है ना, रस्सी के अंदर, अंदर में जाकर के कहीं भी आप एक होल कर दो। अब आप क्या देखोगे ना, ये रस्सी कैसे हो जाता है पता है, ये रस्सी ना एक सर्कुलर शेप में आ जाता है। ठीक है, ये रस्सी जो है ना, ये थ्रेड जो है ना, वो एक सर्कुलर शेप में आ गया। तो ऐसा क्यों हो रहा होता है, जब रस्सी यहाँ पे होता है तो इस तरफ भी क्या है, इस तरफ सोप बबल है, इस तरफ भी सोप बबल है, और इस तरफ भी सोप बबल है। रस्सी का कोई भी टुकड़ा अगर आप लोगे ना, तो इस पे लगने वाले फोर्सेज जो है ना, वो सिमेट्रिकल होंगे। इस तरफ भी वही फोर्स लग रहा है जो इस तरफ लग रहा है, तो अल्टीमेटली इस पे लगने वाला नेट फोर्स जो होता है रस्सी पे, वो जीरो हो जाता है। नेट फोर्स जो होता है वो रस्सी पे जीरो होता है। रस्सी अब किसी भी शेप में पड़ा रहेगा, रस्सी को आप कोई भी शेप पे ले जाके रख दो, उस पे वो पड़ा रहेगा। ओके, ओके अनुराग, ठीक है। रस्सी जो है ना इस शेप में पड़ा रहेगा, लेकिन जैसे ही आपने रस्सी में होल कर दिया ना, यहाँ पे अगर आपने होल कर दिया, तो अब ये जो है ना, ये एरिया एयर का हो गया, ये मेम्ब्रेन फट गया, ये मेम्ब्रेन जो था ना वो पंक्चर हो गया, ये वाला जो मेम्ब्रेन है वो पंक्चर हो गया, पंक्चर। ठीक है, ये पंक्चर हो गया। अब ये वाला बचा हुआ है, ये जो, हाँ मैं वही बता रहा हूँ, वही 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 गुड़िया बता रहा हूँ मैं। ये क्या है, ये क्या कर रहा है भाई, अब ये सोप बबल यहाँ पे मेरा बचा हुआ है ना, ये मेरा सोप बबल बचा हुआ है। ठीक है, तो अब इसके इसके इस तरफ क्या एयर है, अगेन इस पे कम फोर्स लगाएगा, ये भी अपनी ओर खींच रहा होगा, लेकिन ये कम फोर्स इसका आएगा, इसका फोर्स ज्यादा आएगा। ठीक है, इसका फोर्स ज्यादा आ रहा होगा, इसका फोर्स क्या आएगा, ज्यादा आएगा। अल्टीमेटली ये क्या बना लेगा, एक सर्कल बना लेगा, एक सर्कुलर शेप बना लेगा। सर्कुलर शेप बनाने का तो एक तो रीजन ये है कि अपनी टेंडेंसी, इसकी जो टेंडेंसी होती है ना, टेंडेंसी टू डिक्रीज द एरिया, इसका टेंडेंसी क्या होता है, सरफेस का टेंडेंसी, टेंडेंसी टू डिक्रीज, डिक्रीज सरफेस एरिया। सरफेस एरिया जो लिक्विड होता है ना, उसकी टेंडेंसी होती है अपने सरफेस एरिया को डिक्रीज करने का। ये इससे भी आप समझ सकते हो कि इसका सरफेस एरिया कैसे, इसका जो एरिया है ना, वो सर्कुलर में ये क्यों कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि अपने सरफेस एरिया को डिक्रीज करने की कोशिश कर रहा है। हर तरफ से फोर्सेस क्या लग रहे हैं, सिमेट्रिकल फोर्सेस लग रहे होते हैं। ठीक है, हर हर पॉइंट ये चाह रहा होता है कि भाई अपनी ओर इसको खींचूंगा मैं, हर पॉइंट ये चाह रहा है कि इसको मैं अपनी ओर खींचूंगा। इस कारण क्या हो जाता है, ये सारा पॉइंट क्या है, मिल करके ये रिजल्टेंट इसके तरफ जो फोर्स लग रहा होता है, रिजल्टेंट इस तरफ का लग रहा होता है। इस पॉइंट का रिजल्टेंट इस तरफ का आ गया, अंदर में एयर है ना, यहाँ पे एयर है, ये एयर है, और ये सोप बबल है, ये सोप बबल है, इसका फोर्स ज्यादा होगा। इसमें क्या है, सोप बबल है ना, ये वाला सोप बबल है, पूरा लेयर है ना सोप बबल का, ये लेयर है। तो अल्टीमेटली ये क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा। ये भी आपको बता रहा है कि ये सरफेस टेंशन जैसा कोई कॉन्सेप्ट होता है, ये भी आपको यही बता रहा होता है कि सरफेस टेंशन जैसा कोई कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, इसको एक और एग्जांपल से आप समझ सकते हो। सपोज करो कि आपने एक यू साइज का, एक शेप का आपने एक ट्यूब ले रखा है, और इस पे आपने एक स्लाइड फ्रिक्शनलेस, एक फ्रिक्शनलेस स्लाइडर आपने लगा रखा है, स्लाइडर है, ये फ्रिक्शनलेस स्लाइडर है। अगेन इसको भी आप क्या करो, सोप के सॉल्यूशन में ले जाकर डुबाओ, डुबा के बाहर निकाल लो। साबुन के सॉल्यूशन में आपने इसको डुबाया, डुबा करके इसको आपने बाहर निकाल दिया। ठीक है, आप क्या देखोगे, ये जो फ्रिक्शनलेस स्लाइडर है ना, ये क्लोज एंड की तरफ जाने लगता है, इस तरफ जाने लगता है, क्योंकि ये फ्रिक्शनलेस है ना, यहाँ पे कोई फोर्स लग नहीं रहा है, इसके पास कोई फोर्स है नहीं। जो ये सोप बबल है, ये सोप बबल जो है, ये इस स्लाइडर को क्या करेगा, अपनी ओर ड्रॉ करने लगता है, अपनी ओर खींचने लगता है।
ठीक है, अगर आप इसको रोकना चाहते हो तो आपको इसके ऑपोजिट एक फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। समझ में आया? इसके अपोजिट एक फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा जो आपको बताएगा कि भाई इसका मतलब है कि सोप बबल क्या है, टेंशन में है। सोप बबल चीजों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, इसके कांटेक्ट में जो रहेगा उसको ये अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, खींच रहा है, वो सिकुड़ रहा है। क्लियर? समझ में आया? ये डेमोन्स्ट्रेशन सिर्फ इसलिए है कि आप ये समझो कि भाई सोप के अंदर जो लिक्विड है ना, वो सरफेस टेंस, जो सरफेस होता है वो टेंशन में होता है, वो अपना मिनिमम सरफेस एरिया को एक्वायर करने की कोशिश करते रहता है। इससे भी आप ये समझ सकते हो। और सबसे मिनिमम एरिया किसका होता है? फॉर अ गिवन वॉल्यूम, फॉर अ गिवन वॉल्यूम, किसी भी गिवन वॉल्यूम के लिए, फॉर अ गिवन वॉल्यूम अ स्फीयर, अ स्फीयर, a sphere assumes, a sphere assumes minimum surface area, minimum surface area। ठीक है, जो लिक्विड जो होते हैं, जो ड्रॉप्स होते हैं, ड्रॉप्स का शेप स्फेरिकल क्यों होता है? ड्रॉप्स का शेप जो होता है वो स्फेरिकल क्यों होता है? उसका भी रीजन यही है, सरफेस टेंशन ही है। जो जो लिक्विड होते हैं वो कोशिश करते हैं कि भाई हम अपना एरिया जो है ना वो मिनिमम रखें। ठीक है, उनका एरिया हमेशा वो मिनिमम रखना चाहते हैं, सरफेस। लेकिन अगर आपने अक्सर देखा होगा कि भाई उनका एरिया, उनका जो, अगर छोटे ड्रॉप्स की बात की जाए तो ठीक है, बट बड़े ड्रॉप्स जो होते हैं वो स्फेरिकल होते नहीं है। वो ना कुछ ना स्फेरिकल नहीं होता, मतलब कुछ इस तरह का, जब फ्लोर वगैरह पे गिरता है तो कुछ इस तरह का बन जाता है। तो ग्रेविटी भी यहाँ पे काम कर रहा होता है, तो ग्रेविटी की वजह से थोड़ा सा जो है ना डेविएशन होता है, थोड़ा सा डेविएशन होता है। सोप बबल के जगह पे आप कुछ भी ले सकते हो, और भी कुछ ले लो। लाइक और क्या लोगे फिर सोप बबल की जगह पे? सोप बबल की जगह पे और क्या लोगे? और क्या ऑप्शन है बताओ? सोप बबल एक अच्छा एग्जाम्पल है। और कोई फ्लूइड ले सकते हैं, और कोई फ्लूइड में भी तो सरफेस टेंशन, हाँ सरफेस टेंशन होगा ही, बट ये सबसे आसान है समझने के लिए लता, और कोई बात नहीं है, और कोई बात नहीं है, सबसे आसान है ये। और भी फ्लूइड ले सकते हैं, और कोई फ्लूइड बताओ भाई, किसी को पता है और कोई फ्लूइड? ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इंक, इंक में इतना इफेक्टिव, इतना इफेक्टिव इंक इतना इफेक्टिव नहीं होता होगा आई थिंक। इंक इतना इफेक्टिव होगा क्या? इंक पे ना, पता है होगा क्या, इंक पे ना इतने अच्छे से आप समझ नहीं पाओगे। सोप बबल पे समझना आसान है, सोप बबल को समझाना आसान है, समझे? ऑयल में भी होगा, सरफेस टेंशन तो होगा ही है उसका, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर वही बात है, ऑयल में डालोगे, ऑयल का सोप ही नहीं बना, पता चला कि उसका सोप ही नहीं बन रहा है, तो वहां पे प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, वाटर ड्रॉप्स हमेशा गिरते टाइम ही इस शेप की होती है। नहीं, स्फेरिकल शेप तो जब जमीन पे रखोगे वो भी जो ऊपर का शेप लेगा वो स्फेरिकल ही लेगा, ऐसा नहीं है। जो ये वाला शेप लेगा, नीचे का जो प्लेन सरफेस होगा वो ठीक है, बट ऊपर का जो शेप होगा वो भी स्फेरिकल होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो सरफेस है ना, उसके कारण भी उसका एनर्जी थोड़ा सा घट के वो फैल जाता है, एक ये भी बात है, एंगल ऑफ कांटेक्ट वगैरह भी वहां पे आता है। तो एक बात ये ठीक बोल रहे हो कि वाटर ड्रॉप गिरते टाइम ही स्फेरिकल होता है। मिल्क का भी बबल बनाना मुश्किल है राज, मिल्क का भी बबल बनाना मुश्किल है। ठीक है, प्रॉब्लम ये है बबल से, सरफेस टेंशन को आप समझाओगे कैसे? इसको एक्सप्लेन करने के लिए सबसे अच्छा सोप बबल है, सोप का सॉल्यूशन है। भाई देखो ना, आखिरकार आखिरकार वो जो जो स्लाइडर लगा हुआ था, ये स्लाइडर लगा हुआ था, आखिर स्लाइडर को अपनी ओर खींचा ना भाई, सोप बबल ने आखिर अपनी ओर खींचा। ठीक है, बट मिल्क वगैरह लोगे तो शायद उतना विजिबल ना हो, उतना क्लियर ना हो, बट ये सब तो होता रहता है, ये सब तो हम लोग का देखा हुआ है। सोप बबल के हम लोग देखे नहीं है, वो जो जो फुला जो डालते थे, डाल के उसको फुलाते थे, ढेर सारा बबल निकलता रहता था, वो तो हम लोग का देखा हुआ है। तो बिल्कुल ये होता है, ये रियली में होता है, रियली में उसका सरफेस टेंशन में होता है। ठीक है, क्लियर? अब सरफेस एनर्जी करना है तो सरफेस एनर्जी अगले क्लास से करेंगे भाई। ठीक है, आज के लिए रहने देते हैं। और इसमें क्या था, हाँ यही सब एग्जांपल्स हैं। एक्चुअली सरफेस पे जब आप आओगे ना, आप सरफेस पे जो लिक्विड होता है, सरफेस पे जो लिक्विड होता है ना, ये कुछ इस तरफ का होता है। तो इसका एरिया, ये जो सरफेस है ना, इस सरफेस की वजह से भी इसका एनर्जी घटता रहता है। ये सभी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है, ये एंगल ऑफ कांटेक्ट भी है, प्लस ग्रेविटी भी है, ग्रेविटी भी है, जो भी इसके शेप को ना डी शेप थोड़ा सा करते रहता है। हाँ राज, एक्चुअली मैंने नहीं कराया था राज, मैंने नहीं कराया था, मेरे स्टूडेंट जगजीत है ना, जगजीत को पता होगा, मैंने नहीं कराया था।
मैंने इसको नहीं कराया था। हाँ आएगा ना, आएगा हर्ष। मेरे लेक्चर में मैंने विस्कोसिटी खत्म किया था, मेरे लेक्चर में मैंने विस्कोसिटी खत्म किया था। तो मुझे मुझे सरफेस टेंशन, मैंने सोचा कि चलो स्टार्ट से कर देते हैं। बाकी तो डेरिवेशन, अब तो सिर्फ डेरिवेशन है। ये इंट्रोडक्शन पार्ट तो सारा खत्म हो गया, इंट्रोडक्शन पार्ट सारा खत्म हो गया। अब अगले क्लास से मैथमेटिक्स, सारा मैथमेटिक्स। हाँ लास्ट क्लास में तो जगजीत मैंने वही तो बोला कि आ, पता नहीं अनुराग, होगा तो पता चल जाएगा, मैं बताता हूँ। होगा तो आपको पता चल जाएगा अनुराग, मैं श्योर नहीं हूँ अनुराग, बट होगा, टेस्ट तो होना चाहिए। लेकिन अब मैथ्स होगा या क्या, ये मुझे नहीं पता है अनुराग, बट प्रोबेबली मैथ्स होगा, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री तो हो गया, तो मैथ्स ही होगा, होना चाहिए। और अगली क्लास से प्लीज टाइम में आया करो, मैं एकदम टाइम पे शुरू करूंगा, ठीक है? ओके अनुष्का, थैंक यू। टाइम पे प्लीज, टाइम पे आया करो, प्लीज प्लीज टाइम पे आया करो, मैं बिल्कुल टाइम से शुरू करूंगा, बिल्कुल 1 घंटे में। हाँ बिल्कुल ठीक है अनुराग। और इस फ्राइडे को हम पूरा न्यूमेरिकल करेंगे ना, 1 घंटा पूरा न्यूमेरिकल करेंगे। हाँ यस राम बाबू, क्लास एंड हो गई है। ओके जगजीत, इस फ्राइडे को हम पूरा न्यूमेरिकल करेंगे, पूरा एक क्लास फुल। अच्छे से रिवाइज करो, फ्लूइड, बर्नौलीज, बॉयंसी एंड, ओके गुड़िया, बॉयंसी, बॉयंसी, बर्नौली, सरफेस टेंशन, तीनों को रिवाइज करना। और फ्राइडे को जो हम मिलेंगे ना, पूरा फ्राइडे का क्लास हमारा। थैंक यू, गुड नाइट, बाय, गुड नाइट, गुड नाइट। ये पूरा मतलब कि जो फ्राइडे को चलेगी ना क्लास, वो 1.25 घंटे 1.5 घंटे बोलोगे मैं ले लूंगा, उसमें मेरे पास टाइम रहता है। अभी मेरे पास टाइम नहीं होता है, उस समय मेरे पास टाइम रहेगा, सैटरडे को मेरे पास टाइम रहता है। तो सैटरडे को अगर किसी को और भी डाउट होगा तो वो भी हम लोग देख लेंगे, ठीक है? ओके गुड़िया, गुड नाइट विशाल, गुड नाइट गाइस, गुड नाइट। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। हाँ तो अनुराग, तो फिर आप न्यूमेरिकल्स में आओगे तो आपको बहुत दिक्कत होगी अनुराग। हाँ ठीक है, रिकॉर्डिंग वाला देखो अनुराग, वरना न्यूमेरिकल्स में, जब न्यूमेरिकल्स में ना फिर बैठोगे, फिर उम्मीद करोगे कि सर जल्दी लेक्चर खत्म करो जाएं, बस यही करोगे। समझ में नहीं आएगा तो फिर उम्मीद ही करोगे कि जल्दी खत्म हो जाए, बस वेट करोगे। न्यूमेरिकल्स बिना रिवाइज किया होगे तो नहीं कर पाओगे। ओके अनुराग, ठीक है, बाय बाय जगजीत, बाय निर्भय। चलो ठीक है, बाय गाइस। बाय बाय विशाल, बाय विशाल।